गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम नेचुरल फिनोमिनाज। क्लास सेवन्थ में हमने एक चैप्टर किया था जिसमें हमने विंड, स्ट्रॉम और साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल डिज़ास्टर्स है। उसके सेवन्थ में आपने इनको एक्सप्लेनेशन भी की थी कि किस तरह से आते हैं, साइक्लोन कैसे आते हैं और कैसे ये अपनी ह्यूमन लाइफ को डैमेज करते हैं और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इसी नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी चैप्टर में हम सम नेचुरल फिनोमिनाज में हम सम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से नेचुरल डिज़ास्टर्स आपकी लाइफ को और आपकी जैसे प्रॉपर्टी है उसको कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और ये कितने हार्मफुल होते हैं और किस तरह ये आते हैं, इनका रीज़न क्या आने का। ठीक है, तो क्लास 8th में आप लाइटनिंग और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? यू माइट हैव बीन स्पार्क यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने देखा होगा कि घरों के बाहर जब जो तारें लगी होती हैं, बिजली की तारें होती हैं खंभों में, तो जब वो आपस में जैसे हवा की वजह से या किसी वजह से वो टकराती हैं तो स्पार्क निकलता है उसमें से। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना ये कॉमन होता है कि जब मतलब जो वायर्स हैं, ये हवा बहती है, तो ये फिनोमिना क्या है? एक तरह से ये लाइटनिंग है। ठीक है, यू माइट ऑल्सो हैव इन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो जो ये लाइटनिंग निकलती है, जैसे प्लग में भी आप कई बार सॉकेट निकालते तो वो ढीला रह जाता है तो उसमें भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सब क्या है? ये सब किसके एग्जाम्पल है? लाइटनिंग के। बट लाइटनिंग को जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क ही है बट ऑन अ ह्यूज स्केल। जैसे जब कभी आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें आसमान में बिजली कड़कती दिखाई देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग। एक ह्यूज स्केल पे, बड़े पैमाने पर जब लाइटनिंग ऐसे स्पार्क होता है तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। पहले के टाइम में जो पीपल्स थे, एंशियंट टाइम में, इसका कॉज नहीं पता था उनको। ठीक है, उसका कारण नहीं पता था, तो वो क्या करते थे, मतलब इस तरह की जो लाइटनिंग्स जब आती थी वो उसको देख के डर जाते थे। बट अब हम उसके कॉज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि वो क्यों आती है, क्या रीज़न है उसके, तो इसलिए अब हमें उस लाइटनिंग से डर नहीं लगता। बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क। बट ये इतना हार्मफुल होता है कि इससे बचने के लिए हमें अपने प्रिकॉशंस करने चाहिए। ठीक है, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। तो ये सबसे पहले किसने ऑब्ज़र्व किया, कैसे इसकी ऑब्जर्वेशन हुई और कैसे क्या क्या उसने उसके बारे में बताया, इसमें ये हम स्टडी करेंगे। द एंशियंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर क्या होता है? एक काइंड का रेसिन, रबड़ की तरह होता है रेसिन, उसकी एक टाइप होती है एम्बर। तो जब उसने उसको फ़र के साथ, फ़र आप जानते हो ना, जैसे एक फ़र का कपड़ा भी होता है जिसके ऊपर बूर से लगे होते हैं। ठीक है, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो जैसे उसने उस एम्बर को, उस रबड़ को उस फ़र के ऊपर उसने रब किया, तो वो क्या देखता है कि वो छोटे छोटे हेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पोलिस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड्स ऑन एन if you take off these clothes in the dark you even see a spark and hear a cracking sound। आप सर्दियों में जैसे आपने वार्म कपड़े डाले होते हैं, ठीक है, और वुलन या पॉलिस्टर के क्लॉथ्स डाले होते हैं, तो जैसे आप उनको निकालते हो कपड़ों को, तो आप क्या देखते हो कि आपके जो रोए होते हैं, हाथों के रोए या आपकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं छोटे छोटे, वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे लगता है कि जैसे स्पार्क हुआ है। ठीक है, वो भी सब किसकी वजह से होता है? वो भी किसके एग्जाम्पल है? आपकी लाइटनिंग के। तो ये भी सेम फिनोमिना है। इसी फिनोमिना को जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया। कौन से साइंटिस्ट? हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में, लाइटनिंग के बारे में बताया। और जो ये स्पार्क जैसे कपड़ों से प्रोड्यूस होता है, ये किसी भी तरह से स्पार्क जो प्रोड्यूस होता है उसके बारे में इन्होंने डिटेल में हमें बताया। तो इसी की जो प्रॉपर्टीज़ को हम आगे स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज को प्रोड्यूस होने के लिए, जैसे आपने देखा होगा, आपने
आपने बचपन में भी किया होगा ये, जैसे आप बालों में कंघी घुमाते हो, ठीक है, आपके सूखे बालों में जैसे आप अपनी कंघी घुमाते हो तो और फिर उससे हम छोटे छोटे पेपर उठाते थे, ये सब ने खेल लगा लो इसको, या वैसे हम जादू दिखाते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो कैसे हुआ, जैसे आपने अपने सूखे बालों में करना होता है ये, सूखे बालों में जैसे आप कंघी को रब करोगे तो वहाँ पे रबिंग की है वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, चार्ज, जिसकी हेल्प से जो चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है तो वो क्या करेगा, उन छोटे छोटे पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी को लेके कुछ एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, कुछ एक ऑब्जर्वेशंस किए हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन ये आपने क्या करना है, इस तरह की आपने जैसे ऑब्जेक्ट लेने हैं, जैसे रिफ़िल लेना है, ठीक है। रिफ़िल को आपने, खाली पेन का रिफ़िल होता है जो, उसको आपने क्या करना है, पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ्स के ऊपर रब करना है, और रब करने के बाद आपने ऑब्ज़र्व करना है कि क्या वो पेपर को या पीसीस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, छोटी मोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर वो करता है तो उसके ऊपर चार्ज है, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो आप चार्ज नहीं है। तो ये जो टेबल है आप 15.1 ये आपने फिल करनी है इसमें, ठीक है। अगर वो चार्ज करता है तो आपने चार्ज लिखना है, और अगर चार्ज नहीं करता है तो आपने नॉट चार्ज लिखना है। ये चारों आपने करके देखनी है इसमें। एक आपने ऑब्जेक्ट रब्ड, जैसे सेकंड में आपने बैलून लेना है, मटेरियल कौन सा लेना है जिसके ऊपर आपने रब करना है, पॉलीथीन या वुलन का क्लोथ्स या ड्राई हेयर, इस तरह से आपने ये टेबल फिल करनी है। इसके अलावा आपके माइंड में जो भी आता है वो भी एग्जांपल आप वो भी ऑब्जर्वेशन आप इसमें कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये सब ने टेबल अपनी इसमें बुक में करनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। अब जो ये चार्जेस हैं, अब आपने देखा होगा कि कुछ एक तो ऑब्जेक्ट रब होने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब होता है कि वो दूर दूर जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि मतलब ये तो दो डिफरेंट फिनोमिना हो गए, एक रिपेल हो गया और एक अट्रैक्ट हो गया, डिफरेंट फिनोमिना हो गए। तो जो ये डिफरेंट फिनोमिना है ये डिफरेंट चार्जेस की वजह से ही प्रोड्यूस हुए होंगे। तो जो चार्ज है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब उस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इनकी आपस में इंटरेक्शन किस तरह की है, ठीक है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, इस एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी में उन्होंने दो बैलून लिए, ठीक है, और दो बैलून को इस तरह से उन्होंने हैंग कर दिया कि वो एक दूसरे को टच ना करें। तो जब क्या करें, ये दो बैलून को आपस में रब करें, रब करने के बाद उनको छोड़ दो, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है। सेम मटेरियल है, दूर चले जाएंगे वो। और अगर उसी बैलून को आप दूसरे, मान लो एक रिफ़िल है, ठीक है, एक रिफ़िल लिया आपने और एक बैलून लिया, जब उन दोनों को आपस में आप टच करोगे, रब करोगे, तब आप क्या देखते हो कि जो बैलून है वो रिफ़िल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग बातें होगी। पहली सिचुएशन में क्या था कि जो बैलून है वो दोनों ही हमने बैलून लिए, जो दो चीज़ें हमने ली है वो दोनों सेम थिंग ली हैं। अगर हमने सेम थिंग ली है तो उसके ऊपर सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, एक ही तरह का चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब एक ही तरह का चार्ज प्रोड्यूस होता है तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेकंड सिचुएशन में हमने क्या लिया, एक बैलून लिया और एक रिफ़िल लिया, टू डिफरेंट थिंग्स है। तो जब ये दो डिफरेंट थिंग्स आप इन दोनों को आपस में रब कर रहे हो तो इनके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि जब डिफरेंट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, क्या हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारी, कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी इसमें। तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ये चीज़ें आपने इसमें देखनी है। कि इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव।
हम ये मान के चलते हैं कि जो ग्लास रोड और रबड़ का जो सिल्क का जो क्लॉथ था हमने आपस में रब किया। आपने एक सिल्क का क्लॉथ लिया और एक ग्लास रोड ली और उस ग्लास रोड को आपने सिल्क के ऊपर रब किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सिल्क है, सिल्क के ऊपर किस तरह का चार्ज आया, पॉजिटिव। तो अगर सिल्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रोड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज़ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। तो आपने क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक ग्लास रोड को एक अगर प्लास्टिक की स्ट्रॉ के साथ रब करके एक दूसरे के पास लाया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका क्या ऑब्जर्वेशन है कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट चार्ज हैं। ठीक है, डिफरेंट चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। जो इलेक्ट्रिक चार्ज रबिंग से प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टैटिक, वो मूव नहीं करते, स्टैटिक चार्ज होते हैं। दे डोंट मूव बाय देमसेल्फ। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूएंट इन इलेक्ट्रिक करंट। और जब ये चार्ज मूव करता है, ठीक है, तो ये तो जो रबिंग से प्रोड्यूस हुआ चार्ज है वो कैसे आपका स्टैटिक है। बट जो इस तरह का चार्ज अगर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, आपने 6th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। द करंट इन अ सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो। आपने घरों में भी देखा है करंट, तो आप यूजुअली जानते ही हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जो ये करंट है, और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज़ नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो वायर्स है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। वो एक तरह से क्या है, वो मूविंग ऑफ चार्जेस। उस वायर में क्या है, चार्ज मूव कर रही है और इस मूविंग चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, कि जो ये चार्ज है किस तरह से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए आप देखिए हमारे पास क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया है, द एल्यूमिनियम फॉयल, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में देखो मैं वैसे बता देती हूँ आपको। इसमें एक जार लिया है इन्होंने, टम्बलर लिया है। उस टम्बलर के अंदर इन्होंने ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और कार्डबोर्ड में से एक वायर को निकाला हुआ है और उस वायर के दूसरे सिरे पे एक सिरा उन्होंने बाहर निकाला हुआ है और दूसरे सिरे के ऊपर इन्होंने जो इसके एल्यूमिनियम फॉयल होती है आपकी, एल्यूमिनियम फॉयल के पीसेस को हैंग किया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, जो चार्ज, ये आपका दूसरा सिरा बाहर है तो उसके पास ये चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, चार्ज हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे एक रिफ़िल लिया है, उस रिफ़िल को ये इस चार्ज करके रबिंग के थ्रू किसी भी इस पे सिल्क से या किसी फर की हेल्प से रब करके इसको चार्ज करेंगे पहले, और चार्ज करने के बाद हम इसको इस वायर के पास लेके आएंगे। और फिर आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ये इसका जो ये चार्ज हुआ, इसके रिफ़िल के अंदर जो चार्ज था, जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है फॉयल पर। तो अगर वो फॉयल पर ट्रांसफ़र होगा तो इसके अंदर जो चेंजेस होंगे आपने वो स्टडी करने हैं। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू अ पेपर क्लिप एज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जैसे आप इसी चार्ज रिफ़िल को आप इसके पास लेके आओगे वायर के पास, तो इसके अंदर जो चार्ज था वो सारा किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस वायर के थ्रू एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा और एल्यूमिनियम फॉयल उसी सेम चार्ज को रिसीव करेगी। ठीक है, जो चार्ज आपका रिफ़िल के ऊपर था उसी को आप रिसीव करेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है अच्छे से कि मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने मेटल के चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। तो अगर जो ये स्ट्रिप्स इसके अंदर लगी हुई हैं वो एक सिमिलर उसकी हैं, ठीक है, सिमिलर चार्ज उनके ऊपर कैरी हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्योंकि एक सेम चार्ज उनके ऊपर आ रहा है तो सेम चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नोट। जो इस तरह की डिवाइस है उसको यूज़ किया जाता है कि चेक करने के लिए कि जो ये टेस्टर होते हैं ना, जैसे आपके घरों में भी आपने देखा होगा टेस्टर सुना होगा, वो टेस्टर भी इसी केस पे बेस्ड होते हैं कि चेक करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं।
तो जो इस तरह के डिवाइसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तो अभी आपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या ऑब्जर्व किया कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो किसके थ्रू कर सकते हैं हम ये, एक मेटल कंडक्टर के थ्रू, क्योंकि मेटल आपकी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है आपका देखिए, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, ये हो गया आपका। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज। आपने क्या करना है, जो पेपर क्लिप उसके ऊपर लगी है उसको आपने अपने हाथ से टच करना है, तो आप क्या देखोगे कि उसके ऊपर एक चेंज आ गया। उसका जो चार्ज था, जैसे आप उस क्लिप को, जो क्लिप उस हमने बीच में लगाई हुई है मेटल की, तो जैसे उस मेटल की क्लिप को आप टच करोगे तो उसके अंदर जो चार्ज था वो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्ज हुआ कैसे, आपकी बॉडी की हेल्प से। तो जो ये जितना भी चार्ज था उसके अंदर, जैसे आपने उसमें टच किया तो आपकी बॉडी की हेल्प से वो सारा चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। ठीक है, तो धीरे धीरे जो चार्ज था उस जो आपकी पेपर क्लिप थी, जो उसके ऊपर चार्ज था, वो चार्ज सारा कहाँ चला गया, अर्थ के अंदर चला गया। किसके थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू। हमने उसको टच किया और हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, तो हमारी बॉडी के थ्रू वो चार्ज अर्थ में चला गया, तो वो जो चार्ज था उसके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा और वो क्या जाएगी, न्यूट्रल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। जो ये थंडरस्टॉर्म के बाद ये बिजली कड़कती है, ये कैसे कड़कती है, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो ये स्टोरी ऑफ लाइटनिंग है, जैसे इसमें मैं एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। तो अब हम इस लाइटनिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे ये चार्ज प्रोड्यूस होता है रबिंग के थ्रू। अब जब थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, बारिश होती है, क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के ऊपर किस तरह का चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव। क्लाउड्स में जो उसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके वहाँ पर सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और ऊपर जो आपका पॉजिटिव चार्ज। और जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नियर हमारा पॉजिटिव चार्ज की लेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा। तो जब ये चार्ज पार्टिकल आपस में रब करते हैं, क्लाउड्स और ये चार्ज पार्टिकल जब आपस में रब करते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। इसमें बहुत सारा स्पार्क होता है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड्स के बीच में भी और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी प्रोड्यूस हो सकता है। टुडे वी नीड नॉट गेट बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंशिएंट डू डिड, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब जैसे पहले के टाइम में लोग डरते थे लाइटनिंग से, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसका बेसिक फिनोमिनाज पता है, और दूसरा हमें इससे बचने के तरीके भी पता हैं। तो प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लाइटनिंग सेफ्टी के लिए, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज़ सेफ। जब बाहर अगर लाइटनिंग हो रही हो तो कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं है। हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफ़र प्लेस। जैसी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है तो ये एक अलार्म होता है कि आप एक सेफ़र प्लेस पर चले जाइए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। मतलब जैसे बिजली कड़कती है, बीच में थोड़ा गैप होता है, तो उसके बीच में आपके पास टाइम होता है कि आप एक सेफ़ प्लेस पर जा सकें। फाइंडिंग अ सेफ़ प्लेस, अब ये सेफ़ प्लेस कौन कौन से सेफ़ प्लेस हो सकते हैं। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ़ प्लेस। If you are traveling by car or bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut। अगर आपके जैसे आप घरों में तो आप सेफ़ हैं ही, और अगर आप कार और बस में हो तो आप उनके व्हीकल्स के विंडो और डोर को बंद कर लीजिए, तो आप एक सेफ़ प्लेस पर हो।
ठीक है। अब अगर थंडरस्टॉर्म आता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आउटसाइड द हाउस और दूसरी इनसाइड द हाउस। आउटसाइड द हाउस आपने क्या करना है, ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। कोई भी ओपन प्लेस है वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। ओपन फील्ड हो गया, टोल ट्री हो गया, शेल्टर पार्क, ये सब कुछ भी आपके लिए जो है ये सेफ़ नहीं है। कोई भी ओपन चीज़ आपके लिए सेफ़ नहीं है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ये बहुत गलत होता है कि अगर आप थंडरस्टॉर्म आ रहा है और आप एक अम्ब्रेला लें, क्योंकि अम्ब्रेला की जो आपका पकड़ने वाला हैंडल होता है ना, वो किस चीज़ का होता है, मेटल का। तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो इसीलिए ही अम्ब्रेला आपको नहीं लेना चाहिए थंडरस्टॉर्म के लिए। तो इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री। जो बड़े ट्री होते हैं उन पे नहीं आपने जाना है, ठीक है। शॉर्टर ट्री, छोटे पेड़ों के नीचे बैठना चाहिए अगर आप किसी जंगल में हो या मतलब किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पर पेड़ ज़्यादा है। तो इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर लाइटनिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर आप मान लो किसी ओपन फील्ड में हो और आपके पास कोई भी यहाँ पर शेल्टर अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है कि जो पोल है, ठीक है, उनके पोल से दूर रहना है आपने। कोई भी जो टॉल थिंग्स हैं उनसे दूर रहना है आपने, या मेटल के ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड। आपने जो जैसे इस पोजीशन में, जो ये इसमें फिगर में दिखा रखी है पोजीशन, आपने इस पोजीशन में बैठ जाना है। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन योर हैंड्स। आपने इस तरह की पोजीशन बनानी है। इस तरह की पोजीशन में अगर आपके पास और कोई सिचुएशन नहीं बची है, आप कहीं जा नहीं सकते और बिजली कड़क रही है, तो आप इस सिचुएशन में बैठ जाइए। तो अगर कोई डैमेज होगा तो इस सिचुएशन में कम से कम डैमेज होता है, ठीक है। आपका जो डैमेज का एरिया है वो बहुत कम हो जाता है। दूसरा, अगर आप घर के अंदर हैं, इनसाइड होम है, तो क्या करोगे आप, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, मेटल के पाइप्स हैं, उनको आप टच नहीं करोगे, ठीक है। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन और कॉर्डलेस फ़ोन। जो जितनी भी वायर्स आपके घर से बाहर से आ रही हैं, उन चीज़ों को जिसके साथ वो अटैच है, उन चीज़ों को आप यूज़ नहीं करेंगे। However, it is not wise to call a person who is receiving your phone through a wired phone. ये भी सेफ़ नहीं है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को फ़ोन कर रहे हैं जिसका फ़ोन कैसा है, वायर्ड फ़ोन है, ठीक है। तो ये भी सेफ़ नहीं, क्योंकि लाइटनिंग वहाँ भी प्रोड्यूस होगी, तो जैसे ही वो फ़ोन उठाएगा तो उसको भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें सेफ़ नहीं है। बाथिंग अवॉइड करनी चाहिए, नहाना नहीं चाहिए आपको उस टाइम, क्योंकि रनिंग वाटर के अंदर भी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जितने हैं आपके, उनको आपने टच नहीं करना है, अनप्लग कर दीजिए उनको, उनके प्लग्स निकाल दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी वायर के थ्रू आ रहा है, तो वो उस चीज़ का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा और हार्मनेस कम से कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग का लास्ट टॉपिक है। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये इससे देखो आप, इसमें क्या है, देखो यहाँ पर एक टॉल बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर लगा रखा है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक वायर लेकर उस वायर का एक सिरा यहाँ पे ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, घर की छत के ऊपर लगा देते हैं, और उस वायर का दूसरा सिरा डीप अर्थ में बेयर्ड कर देते हैं। डीप अर्थ में मतलब अर्थ में काफ़ी नीचे तक उसको दबा देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो अगर मान लो बिजली कड़कती है तो मेटल के ऊपर गिरेगी। जैसे ही वो मेटल के ऊपर यहाँ पर गिरेगी तो वो इस वायर के थ्रू सारी कहाँ चली जाएगी, अर्थ के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अर्थिंग हो जाएगी इसकी, अर्थ के अंदर जैसे ही चली जाएगी तो जो आपकी बिल्डिंग है वो इससे सेफ हो जाएगी। तो जो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग। और जो यहाँ पर हम प्लेट लगाते हैं वो किस चीज़ की प्लेट होती है, आपकी कॉपर की, ठीक है। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर की प्लेट लगाते हैं और इस जो वायर के थ्रू हम ये फिनोमिना करते हैं, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये सारा प्रोसेस था आपका लाइटनिंग का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में।